हेलो दोस्तों, हमारे रेडिफाई बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इजी बुक ऑफ थॉट्स बाय अमित वर्मा बुक के बारे में। दोस्तों जरा सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? अगर वो थॉट पॉजिटिव है, जैसे आज का दिन अच्छा जाएगा, तो पूरे दिन का मूड और एनर्जी वैसा ही रहता है। लेकिन अगर उठते ही दिमाग ये सोचे कि आज फिर वही बोरिंग काम करना है, या पता नहीं आज फिर कितनी प्रॉब्लम्स होंगे, तो दिन की शुरुआत ही नेगेटिव हो जाती है। असली सच यही है कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। यही सिंपल सा प्रिंसिपल दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स और फिलोसफर्स ने समझाया है। बुद्धा ने कहा था, हम वही है जो हमने सोचा है। हमारा जीवन हमारे थॉट से बना है, यानी तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। मार्कस ऑरेलियस जो रोमन एम्पायर थे और एक महान फिलोसफर भी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि तुम्हारी हैप्पीनेस और दुख इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। और स्वामी विवेकानंद तो बार बार ये बताते थे कि अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम वीक हो, तो तुम सच में वीक बन जाओगे। और अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम पावरफुल हो, कैपेबल हो, तो पूरा संसार तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। अब जरा इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। उस गार्डन में जो सीड्स बीज तुम डालोगे वही ग्रो होंगे। अगर तुम पॉजिटिव थॉट बोओगे, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, होप, ग्रैटिट्यूड, तो वहां हैप्पीनेस, सक्सेस और पीस की फसल उगेगी। लेकिन अगर तुम नेगेटिव सीड्स डालोगे, जैसे जेलेसी, फियर, लेजीनेस, तो वहां केवल प्रॉब्लम्स, सैडनेस और फेलियर्स उगेंगे। गार्डन की तरह ही माइंड को भी नर्चर करना पड़ता है। रोजाना तुम्हें ध्यान रखना होता है कि कौन सा सीड इनसाइड डाल रहे हो। कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी एग्जाम या इंटरव्यू के पहले बार बार सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। नर्वसनेस बढ़ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है। और अगर तुम खुद से बार बार कहते हो, मैं तैयार हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, तो एनर्जी लेवल एकदम डिफरेंट हो जाता है। यही है थॉट्स की पावर। तुम जो सोचते हो वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और डिसीजंस पर असर डालता है। लाइफ में सक्सेस पाने वाले लोगों की एक कॉमन हैबिट होती है, वो खुद से कभी नेगेटिव बातें नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सोचते हैं इसका सॉल्यूशन जरूर है, न कि ये तो इम्पॉसिबल है। यही डिफरेंस उन्हें आगे बढ़ाता है। सोचो, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने 1000 बार फेलियर फेस किए। अगर वो हर बार सोचते मैं नहीं कर सकता, तो शायद आज हमारे पास लाइट बल्ब ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने माइंड में ये फिक्स कर लिया था कि एक दिन जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। यही पॉजिटिव सोच उन्हें विनर बना गई। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम जिम ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन हर बार सोचते हो मुझे टाइम कहां मिलेगा, मेरी बॉडी चेंज नहीं होगी तो रिजल्ट क्या होगा। तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं, रोज 15 मिनट भी दूं तो प्रगति होगा, तो स्वचालित रूप से तुम कार्रवाई करेंगे। लोग ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें मोटिवेट करेंगे और रिजल्ट भी दिखने लगेगा। यही है थॉट्स की गेम। ये या तो तुम्हें रोक सकती है या आगे पुश कर सकती है। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, लेकिन सच ये है कि उनका फोकस हमेशा उसी चीज पर रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप क्या सोचते हैं वही आपको आकर्षित करता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है, तो तुम और ज्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तुम्हें वही दिखने लगती है। ये मैजिक नहीं, ये सिंपल साइकोलॉजी है। तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिन पर तुम फोकस करते हो। तो अब सवाल यह है कि पॉजिटिव सोचना कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सेल्फ टॉक बदलो। अपने दिमाग से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। अगर फ्रेंड कोई गलती करता है तो तुम उसे मोटिवेट करते हो, ना कि इंसल्ट। वैसे ही खुद से बात करो। सेकंड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो।
हर दिन 2-3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छे साइड पर फोकस करने लगता है। थर्ड, विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन करो कि तुम्हारा ड्रीम पूरा हो चुका है। माइंड उस पिक्चर को रियलिटी बनाने में हेल्प करने लगता है। धीरे धीरे ये हैबिट बनती जाएगी। शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव पर ज्यादा ध्यान देता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से। लेकिन जब तुम रोज कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हो तो ये डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है, और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी रियलिटी बदल गई है। लाइफ का असली मैजिक यही है। थॉट्स ही हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर तुम खुद को हमेशा लूजर मानते हो तो कोई और तुम्हें विनर नहीं बना सकता। लेकिन अगर तुम खुद को कैपेबल मानते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने लगता है। सो अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी टफ है, तो याद रखना तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अपने दिमाग को सही सीड्स दो। पॉजिटिव सोचो, एम्पावर्ड सोचो, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले किसे ब्लेम करते हैं? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कभी लक को, कभी पेरेंट्स को, कभी गवर्नमेंट को, कभी बॉस को, और अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो हम मौसम तक को ब्लेम कर देते हैं। यही हैबिट धीरे धीरे हमें विक्टिम मोड में डाल देती है। विक्टिम मोड मतलब वो सोच जहां इंसान खुद को पावरलेस समझने लगता है और सोचता है कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ बाहर की सिचुएशन डिसाइड करती है। अमित वर्मा इस बुक में यही बताते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले विक्टिम बनना बंद करो और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाओ। सोचो, जब भी हम कंप्लेंट करते हैं तो होता क्या है? एनर्जी ड्रेन होती है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। एग्जाम्पल लो, ऑफिस में काम ज्यादा है। अब 2 रिएक्शन पॉसिबल है। पहला रिएक्शन ये कि तुम कंप्लेन करो कि बॉस बहुत काम देता है, कॉलीग्स हेल्प नहीं करते, सिस्टम खराब है। दूसरा रिएक्शन ये कि तुम सोचो ठीक है वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन मैं प्लान बनाकर मैनेज कर सकता हूं, मैं हेल्प मांग सकता हूं या स्किल इंप्रूव कर सकता हूं ताकि जल्दी फिनिश करूं। पहला रिएक्शन तुम्हें विक्टिम बनाता है, दूसरा रिएक्शन तुम्हें ओनर बनाता है। लाइफ में हर किसी को चैलेंज मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें एक्सक्यूज बना लेता है और कोई उन्हें स्टेपिंग स्टोन बना लेता है। अगर तुम बार बार बोलोगे कि मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, तो तुमने ऑलरेडी मान लिया कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब तुम खुद ही मान लोगे कि तुम्हारे पास पावर नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी? अमित वर्मा कहते हैं कि ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस का मतलब है अपना कंट्रोल दूसरों को दे देना। जैसे तुम अपनी गाड़ी किसी और को पकड़ा दो और फिर बैठकर कंप्लेन करते रहो कि वो गलत डायरेक्शन में चला रहा है। अगर तुम्हें सही जगह पहुंचना है तो स्टीयरिंग तुम्हें खुद पकड़ना होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों का बैकग्राउंड सिंपल है। दोनों को अपनी फैमिली से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। रोहित हमेशा कंप्लेन करता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही गाइडेंस नहीं है, मेरे लिए सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। वही अमन सोचता है, हाँ रिसोर्सेज का खुद सीख सकता हूं, छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकता हूं, धीरे धीरे ग्रो करूंगा। रिजल्ट ये होता है कि रोहित वही का वही रह जाता है और अमन धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट। कंप्लेनिंग का एक बड़ा नुकसान यह है कि तुम फोकस गलत जगह पर लगा देते हो। तुम्हारा माइंड हर समय प्रॉब्लम पर जूम कर लेता है, सॉल्यूशन नजर ही नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर रूम में अंधेरा है और तुम लगातार बोलते रहो अंधेरा है, अंधेरा है, तो क्या लाइट आएगी? लाइट तभी आएगी जब तुम स्विच ऑन करोगे। उसी तरह जिंदगी की प्रॉब्लम सिर्फ कंप्लेन करने से डिसअपीयर नहीं होंगी, उनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है, कंप्लेन करना कैसे बंद करें? सबसे पहले तो यह समझो कि कंप्लेन करना एक हैबिट है
और हैबिट तभी बदलती है जब हम उसे रिप्लेस करते हैं। व्हेनेवर तुम्हें कंप्लेन करने का मन हो, उस टाइम खुद से पूछो, क्या मैं सॉल्यूशन पर फोकस कर सकता हूं? क्या मैं कोई स्टेप ले सकता हूं? स्लोली तुम्हारा दिमाग कंप्लेन से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जब तुम लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग काउंट करते हो तो ऑटोमेटिकली कंप्लेन कम होती है। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हेल्थ ठीक है, फैमिली है। ये सब चीज कई लोगों के पास नहीं होती। जब तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो बार बार कंप्लेन करने का मन नहीं करता। तीसरा तरीका है एक्शन लेना। कंप्लेनिंग की एनर्जी को एक्शन में बदलो। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मेरी इंग्लिश वीक है तो डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करो। अगर तुम बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है तो छोटी सी स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। अगर तुम बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है तो अपनी स्केड्यूल की गलतियों को सुधारो। एक्शन लेने से तुम्हें लगेगा कि हाँ, कुछ चेंज पॉसिबल है, और जब चेंज दिखने लगेगा कंप्लेन अपने आप कम हो जाएगी। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स इग्नोर करनी है। प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखो, लेकिन उनके सामने हेल्पलेस मत बनो। तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, यस प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं। यही एटीट्यूड तुम्हें दूसरों से अलग करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी बाहर की सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम उनका रिस्पांस कैसे करते हो ये तुम्हारे कंट्रोल में है। यही फर्क बनाता है लीडर्स और कंप्लेनर्स में। अगर तुम अपनी लाइफ को मूवी मानो तो सोचो, तुम हीरो हो या बैकग्राउंड कैरेक्टर। हीरो कभी कंप्लेन नहीं करता, वो हर टफ सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। बैकग्राउंड कैरेक्टर बस रोता है और ब्लेम करता है। अब ये डिसाइड करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी कहानी का हीरो बनना है या विक्टिम। लाइफ का असली मजा तब आता है जब तुम खुद जिम्मेदारी उठाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि तुम अपनी चॉइस और एक्शंस को ओन करो। मान लो कोई गलती हो गई तो कंप्लेन करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो और सीखो। ये एटीट्यूड तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। वीक वही होता है जो हर बात पर ब्लेम करता है और खुद को हेल्पलेस मान लेता है। तो अगली बार जब भी तुम्हारा मन कंप्लेन करने का हो तो रुककर खुद से पूछो, क्या कंप्लेन करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी या मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए? धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम अपनी लाइफ के ओनर बन रहे हो, ना कि विक्टिम। और यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन फिर भी डेथ का नाम आते ही दिल में डर बैठ जाता है। क्यों? शायद इसलिए कि हमें लगता है कि डेथ सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन अमित वर्मा इस चैप्टर फाइनल डेस्टिनेशन में एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि डेथ से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले भी तो हम कुछ नहीं थे। उस समय का एम्प्टीनेस हमें कभी डरावना नहीं लगा, तो फिर उस एम्प्टीनेस में वापस से क्यों डरे? असल में डेथ का थॉट हमें डराता इसलिए है क्योंकि हम प्रेजेंट को जीने के बजाय फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ का कोई भी हिस्सा परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग टेम्परेरी। जिस तरह एक मूवी के शुरू होने से पहले ब्लैंक स्क्रीन होती है और खत्म होने के बाद भी ब्लैंक स्क्रीन रह जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। बीच का हिस्सा ही असली कहानी है और वो कहानी हमें पूरी इंटेंसिटी से जीनी चाहिए। अब सोचो, अगर डेथ का डर हमारे माइंड से निकल जाए तो हम लाइफ को कितनी ज्यादा बोल्डनेस के साथ जी पाएंगे। एग्जाम्पल लो, बहुत लोग अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग हंसेंगे। लेकिन जब तुम्हें याद रहता है कि एक दिन सब खत्म होना है तो ये छोटी छोटी बातें मीनिंगलेस लगती है। फिर तुम सोचते हो, चलो ट्राई करके देखते हैं, लूज ही तो होगा क्या। यही थॉट तुम्हें जिंदगी ओपन दिल से जीने देता है। डेथ को एम्ब्रेस करने का मतलब है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इमोर्टल नहीं हैं।
यही एक्सेप्टेंस हमें हर दिन की वैल्यू समझाता है। मान लो तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बाकी है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम हर दिन गुस्से, कंप्लेंट और छोटी छोटी फाइट में वेस्ट करोगे? या तुम अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपने सपनों के पीछे भागोगे और छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करोगे? सच ये है कि हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। बस फर्क इतना है कि हमें उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता। मार्कस ऑनरेलियस जो स्टोइक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था, आप जीवन को अभी भी छोड़ सकते हैं। लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू से एंड थिंक। यानी कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है, तो क्यों ना हर मोमेंट ऐसे जिया जाए जैसे यही आखिरी मोमेंट हो। जब तुम ये सोचते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। डेथ का थॉट हमें प्रायोरिटीज भी सिखाता है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में इतना फंस जाते हैं कि लाइफ की असली खुशी मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल लो, जॉब में प्रमोशन के पीछे भागते भागत लोग अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब तुम याद रखते हो कि लाइफ लिमिटेड है, तो तुम्हें समझ आता है कि पैसा और स्टेटस सब अच्छे हैं, लेकिन असली वेल्थ है हेल्थ, लव, पीस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। अब ये मत समझना कि डेथ को याद करने का मतलब है नेगेटिव होना। उल्टा, ये तो सबसे पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्योंकि जब हमें पता होता है कि एंड एक दिन आना ही है, तो हम सोचते हैं कि चलो जो समय मिला है उसे पूरी तरह एंजॉय करें। यही है लाइफ फुली। इमेजिन करो तुम ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो अरे बाद में कर लेंगे। या तुम अपने पेरेंट्स को थैंक कहना चाहते हो, लेकिन सोचते हो अरे कल कह दूंगा। लेकिन कल का भरोसा किस है? जब तुम डेथ को याद रखते हो तो तुम ये सब कभी वाली बातें आज ही कर लेते हो। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी यही कहते हैं कि डेथ को याद रखना जरूरी है। बुद्धिज्म में मरण साती नाम की प्रैक्टिस है, जिसका मतलब है डेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। इसका पर्पस ये है कि इंसान हर दिन याद रखे कि उसका टाइम लिमिटेड है, ताकि वो हर दिन को माइंडफुल और मीनिंगफुल बना सके। स्वामी विवेकानंदा भी कहते थे कि अगर इंसान को अपनी मोर्टालिटी याद रहे तो वो हर पल को गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करेगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे हेल्प करता है? मान लो तुम ऑफिस में हो और कोई कॉलीग तुम्हें गुस्सा दिला देता है। नॉर्मल सिचुएशन में तुम लड़ाई करोगे, मन खराब करोगे। लेकिन अगर तुम्हें याद रहे कि लाइफ शॉर्ट है, तो तुम्हें लगेगा अरे यार, ये छोटी सी लड़ाई में एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? चलो छोड़ो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तुम किसी ड्रीम को टाल रहे होते हो तो डेथ का रिमाइंडर तुम्हें पुश करता है कि अभी एक्शन लो। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यानी जब उन्हें याद आता था कि एक डे डेथ आने वाली है, तो वो हर अननेसेसरी चीज छोड़कर वही काम करते थे जो सच में इंपॉर्टेंट था। अब सोचो, अगर हर इंसान ये सोच ले कि मुझे हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये आखिरी दिन हो, तो कितनी नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाएगी। कोई कंप्लेन में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कोई छोटी बातों में ईगो नहीं पालेगा, कोई अपने सपनों को टालेगा नहीं। सब लोग ज्यादा प्यार से, ज्यादा पैशन के साथ और ज्यादा ऑथेंटिसिटी से जिएंगे। डेथ से डरने का रीजन ये भी है कि हम इसे एंड समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एंड नहीं बल्कि नेचुरल साइकिल का पार्ट है। जैसे सनसेट के बाद सनराइज आता है, वैसे ही डेथ के बाद भी एग्जिस्टेंस किसी और फॉर्म में चलता रहता है, चाहे एनर्जी के रूप में, मेमोरी के रूप में या फेथ के हिसाब से अगले जन्म के रूप में। जब तुम डेथ को नेचर का हिस्सा मान लेते हो तो डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो असली बात यह है कि डेथ का डर हमें कमजोर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इंस्पायर करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पूरी तरह जिए। अपने ड्रीम्स को टालो मत, अपने रिश्तों को अधूरा मत छोड़ो, अपनी खुशी को फ्यूचर पर मत टालो, क्योंकि जो मोमेंट अभी है वही असली रियलिटी है, बाकी सब सिर्फ इमेजिनेशन है। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में डेथ का थॉट आए, तो डरने के बजाय खुद से ये कहो,
ठीक है, एक दिन जाना है, लेकिन आज मेरे पास ये खूबसूरत दिन है और मैं इसे पूरी इंटेंसिटी से जीऊंगा। यही सोच तुम्हें हर दिन को सेलिब्रेट करना सिखाएगी। और जब तुम हर दिन को सेलिब्रेट करते हो तो पूरी लाइफ अपने आप मीनिंगफुल बन जाती है। सोचो, जब भी हम गिविंग या दान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद चैरिटी, बड़ी बड़ी डोनेशंस या फिर किसी मंदिर में पैसा चढ़ाना। लेकिन अमित वर्मा इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल तरीके से समझाते हैं। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। ये एटीट्यूड होता है, ये माइंडसेट होता है कि तुम्हें हर दिन किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट करना है। और सबसे बड़ी बात, गिविंग का मतलब है सेल्फलेसली देना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुम किसी की मदद करो और बदले में ये उम्मीद रखो कि वो भी एक दिन तुम्हारे काम आएगा। दूसरा, तुम किसी की मदद करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है ये सही काम है और तुम इससे खुश हो जाते हो। कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्योर लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। यही है सेल्फलेस गिविंग। जब हम बिना किसी लालच, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के देते हैं, तभी असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। तुम किसी को टाइम दे सकते हो, किसी को सही सलाह दे सकते हो, किसी का पेन सुन सकते हो, किसी का वर्क आसान कर सकते हो। कभी कभी किसी को एक जेन्युइन स्माइल देना भी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम्हारा फ्रेंड टफ टाइम से गुजर रहा है। तुम उसके पास जाकर सिर्फ उसका हालचाल पूछते हो, उसे सुनते हो, उसे फील कराते हो कि वो अकेला नहीं है। ये छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन गिविंग का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटीग्रिटी। यानी तुम जो भी दो वो दिल से दो, सिर्फ दिखावे के लिए या लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए मत दो। अगर तुम किसी को हेल्प इसलिए कर रहे हो ताकि लोग तुम्हें गुड पर्सन कहे तो वो सेल्फलेस गिविंग नहीं है, वो एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। रियल गिविंग वही है जहां तुम्हारा दिल जेन्युइनली इन्वॉल्वड हो। अब यहां एक और पॉइंट आता है, फेलियर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी की और बदले में हमें बुरा मिला तो हम फेल हो गए। लेकिन सच तो यह है कि गिविंग में कोई फेलियर नहीं होता। फेलियर सिर्फ तब होता है जब हम एक्सपेक्टेशन अटैच कर लेते हैं। अगर तुमने सेल्फलेसली दिया है तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो तुम्हारे लिए ग्रोथ है। और अगर कभी तुम्हारी कोशिशें सही रिजल्ट न भी दे तो उसे फेलियर मत मानो, उसे लेसन मानो। मान लो तुमने किसी स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो गई। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा एफर्ट उस बच्चे को कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। शायद उसकी थिंकिंग बदल जाए, शायद उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। यानी गिविंग का इंपैक्ट हमेशा तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन वो इनविजिबल तरीके से किसी की लाइफ में चेंज जरूर लाता है। सेल्फलेस गिविंग का सबसे बड़ा रिवार्ड यह है कि इससे तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें अंदर से एक खुशी मिलती है जो किसी भी मटेरियल चीज से बड़ी होती है। स्टडीज भी दिखाती है कि हेल्पिंग अदर्स रिलीजियस हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन और डोपामीन जो हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। यानी दूसरों की मदद करना तुम्हारी ओन मेंटल हेल्थ के लिए भी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब इमेजिन करो, अगर हर इंसान दिन में सिर्फ एक बार भी सेल्फलेसली कुछ दे तो दुनिया कितनी बदल सकती है। सोचो, कोई बस में किसी बुजुर्ग को सीट दे दे, कोई अपनी प्लेट का आधा खाना किसी हंग्री इंसान को दे दे, कोई अपने जूनियर को बिना कंपटीशन फील किए सिखा दे। ये छोटे छोटे जेस्चर्स सोसाइटी को बहुत बेटर बना सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो दूसरों को दे सके, लेकिन ये गलत है। गिविंग का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना नहीं है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करो, अगर तुम्हारे पास समय है तो किसी का साथ दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जरूरतमंद की मदद करो, और अगर तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो बस दूसरों के लिए दुआ ही कर दो। बिलीव मी, वो भी एक बहुत बड़ा गिविंग है। सेल्फलेस गिविंग का एक हिडन ब्यूटी यह है कि ये साइकिल क्रिएट करता है।
जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो वो इंसान भी इंस्पायर्ड होता है किसी और के लिए करने के लिए। धीरे धीरे ये चेन पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। शायद तुम्हें याद हो पे इट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट। किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया और तुमने वही गुडनेस किसी और को पास कर दी। ये चेन कभी खत्म नहीं होती। अब प्रैक्टिकल लाइफ में गिविंग को कैसे कल्टीवेट करें? सबसे पहले तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो, आज मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं? ये क्वेश्चन तुम्हारा फोकस अपने से हटाकर दूसरों पर डालता है। सेकंड, स्मॉल एक्ट से शुरुआत करो। सबको बड़ा बड़ा करना जरूरी नहीं है, जैसे किसी को रास्ता दिखाना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की छोटी सी जरूरत पूरी करना। थर्ड, अपनी ईगो को कंट्रोल करो। गिविंग तभी प्योर होता है जब उसमें ईगो न हो। अगर तुम बार बार ये जताओगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो वो रियल गिविंग नहीं रहेगा। अब एक और बात क्लियर करनी जरूरी है। सेल्फलेस गिविंग का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को पूरी तरह इग्नोर कर दो। पहले तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना है, तभी तुम दूसरों को दे पाओगे। जैसे फ्लाइट में कहा जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरों को हेल्प करो। तो बैलेंस जरूरी है। लाइफ की ब्यूटी यही है कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम अंदर से रिच बनोगे। गिविंग तुम्हें एम्प्टी नहीं करता, बल्कि तुम्हें और फुल बना देता है। गांधी जी कहते था, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तभी तुम अपनी असली पहचान पाते हो। तो असली हैप्पीनेस, असली सक्सेस और असली पीस किसी लग्जरी कार या बिग बंगलों में नहीं है। वो उस स्माइल में है जो तुमने किसी और के फेस पर लाई। वो उस ग्रैटिट्यूड में है जो से निकली जब तुमने उसकी मदद की। और ये फीलिंग्स किसी भी अचीवमेंट से बड़ी होती है। तो आज से कोशिश करो कि हर दिन कुछ न कुछ सेल्फलेसली दो। चाहे टाइम हो, चाहे स्माइल, चाहे एनकरेजमेंट, चाहे कोई छोटी मदद। जब ये हैबिट बन जाएगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में एक अलग ही लाइट आ गई है। और यही असली ग्रोथ है, दूसरों को देने से खुद को डिस्कवर करना। जरा सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर बारिश हो रही है। पहला इंसान सोचता है कितनी परेशानी है, रोड्स गीली हो गई, ट्रैफिक जाम होगा, सारे प्लान्स खराब। दूसरा इंसान उसी बारिश को देखकर कहता है, वाह कितना कूल वेदर है, कितना फ्रेशनेस है, चलो चाय पकौड़ा एंजॉय करते हैं। अब सवाल यह है कि बारिश वही है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग क्यों? इसका आंसर सिंपल है, पर्सपेक्टिव। लाइफ में इवेंट सेम होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया, पर्सपेक्टिव ही हमारी रियलिटी बना देता है। अमित वर्मा इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं कि हाउ यू सी थिंग्स इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू सी। यानी सिर्फ चीजें क्या है ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुम उन्हें किस लेंस से देखते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा लेंस नेगेटिव है तो हर जगह तुम्हें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लेंस पॉजिटिव है तो उन्हीं सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी। पर्सपेक्टिव को ऐसे समझो जैसे कैमरा एंगल। एक ही सीन को अलग अलग एंगल से फिल्म किया जाए तो उसका पूरा मूड बदल जाता है। वैसे भी लाइफ की हर घटना तुम्हारे दिमाग में बने मेंटल मॉडल से फिल्टर होकर आती है। ये मेंटल मॉडल्स पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ और हैबिट से बनते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बिलीफ रिजिड और नेगेटिव है तो वो तुम्हें लिमिट कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी ने बचपन में ये बिलीव बना लिया कि मैं मैथ्स में वीक हूं, तो चाहे वो कितना भी कोशिश करे, वो हर बार डर के साथ एग्जाम देगा। उसका दिमाग हर बार यही प्रूव करने की कोशिश करेगा कि हां वो वीक है। यही रिजिड बिलीफ उसकी ग्रोथ रोक देती है। लेकिन यहां पर एक पावरफुल आइडिया है, हॉट ऑयल एनर्जी। यानी हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरने वाले वर्ड्स नहीं है, बल्कि वो प्योर एनर्जी है। एनर्जी का रूल है, उसे शेप किया जा सकता है। अगर तुम नेगेटिव बिलीफ को पकड़कर बार बार रिपीट करते रहो तो वो एनर्जी तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन अगर तुम उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप करो तो वही तुम्हारी लाइफ बदल देगी।
मान लो तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में बार बार फेलियर मिल रहा है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव कहेगा, मैं गुड इनफ नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुम सेम सिचुएशन को रिफ्रेम करो तो तुम सोच सकते हो, हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम और बेटर ट्राई करूंगा। नोटिस करो कि रियलिटी नहीं बदली, सिर्फ पर्सपेक्टिव बदला, और यही नया नजरिया तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देगा। पर्सपेक्टिव को रिफ्रेम करना बेसिकली एक स्किल है, और हर स्किल की तरह यह प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन होगा गुस्सा आना, खुद को वर्थलेस फील करना। लेकिन अगर तुम रिफ्रेम करो तो तुम सोच सकते हो, ठीक है, शायद वो व्यक्ति खुद फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी नेगेटिविटी मुझ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वास्तव में वर्थलेस हूं। इससे तुम्हारा हर्ट कम हो जाएगा और तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी। लाइफ की कई प्रॉब्लम्स सिर्फ पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने से हल हो सकती है। एग्जाम्पल लो, ट्रैफिक जाम में फंस गए। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं लेट हो जाऊंगा। पॉजिटिव रिफ्रेम, अच्छा है, अब मैं वो पॉडकास्ट सुन लूंगा जिसके लिए समय नहीं मिल रहा था। सेम ट्रैफिक, डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हैप्पीनेस या स्ट्रेस बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड करती है, लेकिन ट्रुथ यह है कि 90% चीजें हमारे नजरिए पर डिपेंड करती है। विक्टर फ्रैंकल, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने कहा था, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम टू चूज वन एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। यानी तुम्हारे पास हमेशा पावर है कि तुम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखोगे। अब सवाल यह है कि पर्सपेक्टिव को कॉन्शियसली रिफ्रेम कैसे किया जाए। सबसे पहले अवेयरनेस डेवलप करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पकड़ कर देखो, क्या ये सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरा नजरिया है। सेकंड, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख सकता हूं। थर्ड, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करो। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है। पर्सपेक्टिव बदलने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर करनी है। प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखो, लेकिन उनसे हार मानने की बजाय उन्हें नए एंगल से समझो। एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल हो गए। नेगेटिव सोच कहेगा, अब मेरी जिंदगी खत्म है। रिफ्रेम पर्सपेक्टिव कहेगा, शायद ये मेरा स्ट्रांग एरिया नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। रिफ्रेमिंग की सबसे पावरफुल क्वालिटी यह है कि ये तुम्हें स्टक होने से बचाती है। जब भी लाइफ में कोई डोर बंद होता है, नेगेटिव सोच कहती है, सब खत्म हो गया। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कहता है, हो सकता है ये डोर बंद हुआ है ताकि मैं दूसरे बेटर डोर की तरफ बढ़ो। यही बिलीफ तुम्हें आगे चलाता है। अब प्रैक्टिकल डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स लेते हैं। रिलेशनशिप्स में जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो नेगेटिव सोच कहती है, वो मुझे कभी वैल्यू नहीं करेगा। रिफ्रेम सोच कहती है, शायद वो अपने इश्यूज से गुजर रहा है, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वर्क में जब तुम्हें ज्यादा वर्कलोड मिलता है तो नेगेटिव सोच कहती है, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। रिफ्रेम सोच कहती है, ये अपॉर्चुनिटी है मेरी स्किल्स प्रूव करने की। हेल्थ में अगर तुम सिक हो जाते हो तो नेगेटिव सोच कहती है, कितना अनलकी हूं। रिफ्रेम सोच कहती है, अब मुझे अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अमित वर्मा का यह पॉइंट बहुत डीप है कि हॉट को सिर्फ रैंडम नॉइस मत समझो। थॉट्स प्योर पोटेंशियल एनर्जी है। तुम्हारे पास पावर है कि उन्हें शेप करो। अगर तुम हर थॉट को अवेयरनेस के साथ पकड़कर सही डायरेक्शन में डालो तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट इंटेंशनल बन जाएगा। और जब माइंडसेट इंटेंशनल हो जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगती है। तो असली बात यह है कि दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखती है जैसे तुम उसे देखना चाहते हो। अगर तुम हर जगह नेगेटिविटी ढूंढोगे तो वही मिलेगी। अगर तुम पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप सामने आएंगी। पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना यानी अपनी आंखों पर नया लेंस लगाना है, और जब तुम ये लेंस बदलते हो तो पूरी रियलिटी बदल जाती है।
तो अगली बार जब तुम्हें कोई मुश्किल सिचुएशन मिले तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं? शायद आंसर वही होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। लाइफ का असली गेम रियलिटी बदलने का नहीं, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने का है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।